गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 28 जो कि आपकी पीटीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 811। वॉल्ट विटमैन डिड राइट नॉवेल्स। वॉल्ट विटमैन ने कितने नॉवेल्स लिखे थे? 2, 3, 4 एंड 6। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। वॉल्ट विटमैन ने 2 नॉवेल्स लिखे थे। एक्सप्लेनेशन देखिए। वॉल्ट विटमैन ने 2 नॉवेल्स लिखे थे। पहला नॉवेल था फ्रैंकलिन इवांस, जिसको द इनएब्रिएट के नाम से भी जाना जाता है। द इनएब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स 1842 में आया था। सेकेंड नॉवेल है लाइफ एंड एडवेंचरस ऑफ जैक इंगल, 1852 में आया था। जो इनका फर्स्ट नॉवेल है फ्रैंकलिन इवांस, ये सीरियलाइज्ड हुआ था द न्यू वर्ल्ड न्यूज़पेपर में। और जैक इंगल ये सीरियलाइज्ड हुआ था संडे डिस्पैच में। तो ये बात याद रखिएगा, वॉल्ट विटमैन ने 2 नॉवेल्स लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 812। मूव्ड टू कैम्पडन न्यू जर्सी वेयर हिज हेल्थ फर्दर डिक्लाइंड व्हेन ही डाइड एट एज 72। आपको बताना है कि कौन कैम्पडन न्यू जर्सी चले गए थे और जहाँ पे उनकी हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी 72 साल की उम्र में। वॉल्ट विटमैन, फॉकनर, हेमिंगवे या नन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। वॉल्ट विटमैन कैम्पटन न्यू जर्सी चले गए थे जहाँ पे उनकी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो गई थी और 72 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 813। ओक्लाहोमा is a poem by published in his collection 3 stories and 10 poems in 1923। ओक्लाहोमा एक पोएम है, आपको बताना है किसकी पोएम है और जो पब्लिश्ड हुई थी। ये कलेक्शन इनका आया था 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स में 1923 में। वॉल्ट विटमैन, फॉकनर, हेमिंगवे या नन। क्वेश्चन नंबर 813 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, हेमिंगवे। ओक्लाहोमा ये पोएम हेमिंगवे की है जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1923 में। 1923 में इनका कलेक्शन आया था 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स। 3 स्टोरीज कौन कौन सी थी? अप इन मिकेगन, आउट ऑफ सीजन, माई ओल्ड मैन। ये 3 स्टोरीज हैं इनकी। और ये 10 पोएम्स हैं। इन 10 पोएम्स में एक ओक्लाहोमा है, ये इम्पॉर्टेंट पोएम है। तो ये 10 पोएम्स का नाम याद रखिएगा, ये 10 पोएम्स हेमिंगवे की है। क्वेश्चन नंबर 814। दिलसे गिब्सन इज अ ब्लैक सर्वेंट एम्प्लॉयड बाय द कॉप्सन फैमिली। किस नॉवेल की बात हो रही है? द साउंड एंड द फ्यूरी, एस आई ले डाइंग, सनेक्चुरी, लाइट इन अगस्त। दिलसे गॉब्सन एक ब्लैक सर्वेंट होता है कॉप्सन फैमिली में। आपको पता होगा कॉप्सन फैमिली किस नॉवेल में आई है, तो आप आंसर भी दे पाएंगे आसानी से। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। द साउंड एंड द फ्यूरी में ये दिल से गिब्सन करेक्टर आया है द साउंड एंड द फ्यूरी में, जो कि ब्लैक सर्वेंट होता है कॉप्सन फैमिली में। द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 815। फॉकनर्स वर्किंग टाइटल फॉर द नॉवेल वॉज ट्यूलाइट। फॉकनर का वर्किंग टाइटल था इस नॉवेल का ट्यूलाइट। आपको बताना है किस नॉवेल का वर्किंग टाइटल ट्यूलाइट था? द साउंड एंड द फ्यूरी का, एस आई ले डाइंग, सनेक्चुरी, लाइट इन अगस्त।
क्वेश्चन नंबर 815 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 में आई थी, इसी का वर्किंग टाइटल था ट्यूलाइट। क्वेश्चन नंबर 816, द स्टोरी टेक्स प्लेस वेस्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर इन अ लिटिल टाउन कॉल्ड बैरन। ये स्टोरी है जिसकी सेटिंग हुई है वेस्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर में इन अ लिटिल टाउन में, और उस लिटिल टाउन को कहते हैं बैरन। द साउंड एंड द फ्यूरी, द हाफ ब्रीड, अ टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर, सेंचुरी, लाइट इन अगस्त। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द हाफ ब्रीड, अ टेल ऑफ वेस्टर्न फ्रंटियर। इसकी सेटिंग हुई है वेस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर इन अ लिटिल टाउन कॉल्ड बैरन। जो हाफ ब्रीड अ टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, फिक्शनल स्टोरी है, वॉल्ट विटमैन की 1845 में पब्लिश हुई है। इसको ओरिजिनली पब्लिश करवाया गया था अंडर द नेम ऑफ एरो टिप। तो एरो टिप के नेम से ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी, द हाफ ब्रीड अ टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर 1845 में। क्वेश्चन नंबर 817, द करेक्टर मिक्स्ड ब्लड बुडो अपीयर्स इन द शॉर्ट स्टोरी वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन की किस शॉर्ट स्टोरी में बुडो करेक्टर अपीयर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द हाफ ब्रीड अ टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर में आया है बुडो करेक्टर। एक्सप्लेनेशन देखिए, हाफ ब्रीड में आया है पीटर ब्राउन भी, और बुडो भी आया है। बुडो जिसको डिस्क्राइब किया गया है हाफ वाइट एंड हाफ नेटिव अमेरिकन हंचबैक ऑफ द टाउन के रूप में। तो ये बात याद रखिए, बुडो करेक्टर को हाफ वाइट और हाफ नेटिव के रूप में डिस्क्राइब किया गया है हाफ ब्रीड में। पीटर ब्राउन ये वाइट मैन करेक्टर रहता है हाफ ब्रीड में। क्वेश्चन नंबर 818, इज अ नोवेला रिटन बाय हेमिंगवे, पब्लिश्ड 1926, जिसका सब टाइटल है अ रोमांटिक नॉवेल इन ऑनर ऑफ द पासिंग ऑफ द ग्रेट रेस। किसका सब टाइटल है अ रोमांटिक नॉवेल इन ऑनर ऑफ द पासिंग ऑफ द ग्रेट रेस इन अवर टाइम, द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, द सन आल्सो राइजेस, या नन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। ये हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया नोवेला है, पब्लिश्ड हुआ 1926 में, और इसका सब टाइटल है रोमांटिक नॉवेल इन ऑनर ऑफ द पासिंग ऑफ द ग्रेट रेस। तो याद रखिएगा द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 819, द टाइटल फॉर विलियम फॉकनर्स 1930 novel is derived from William Mary's 1925 translation of Homer's Odyssey, The Sound and the Fury, As I Lay Dying, Sanctuary, Light in August। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, एस आई ले डाइंग, 1930 में आई थी। एस आई ले डाइंग इस नॉवेल को लिया गया है फ्रॉम विलियम मैरिस की 1925 का ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स ओडिसी से। क्वेश्चन नंबर 820, इन विलियम फॉकनर्स डॉक्टर पीबॉडी is the Wondrens family doctor and he narrates 2 chapters of the novel। किस नॉवेल की बात हो रही है? डॉक्टर पी बॉडी किस नॉवेल में आया है? द साउंड एंड द फ्यूरी, एस आई ले डाइंग, सेनेक्चुरी, लाइट इन अगस्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
डाइंग में आया है डॉक्टर पीबॉडी। डॉक्टर पीबॉडी एक डॉक्टर है और बंडेंस फैमिली के डॉक्टर हैं, और ये नरेट भी करते हैं 2 चैप्टर को, इस नॉवल के 2 चैप्टर को नरेट भी करते हैं डॉक्टर पीबॉडी। तो याद रखिएगा डॉक्टर पीबॉडी एज आई ले डाइंग में आए हैं और बंडेंस फैमिली भी एज आई ले डाइंग में आई है। क्वेश्चन नंबर 821, जोनाथन केप पब्लिश द नॉवेल इन लंदन अंडर द टाइटल फिस्टा। जोनाथन केप ने पब्लिश कराया था इस नॉवेल को लंदन में फिस्टा टाइटल से। अब इस नॉवेल को पब्लिश करवाया था लंदन में फिस्टा टाइटल से। द साउंड एंड द फ्यूरी, एस आई ले डाइंग, द सन आल्सो राइजेस, लाइट इन अगस्त। क्वेश्चन नंबर 821 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द सन आल्सो राइजेस को जोनाथन केप ने पब्लिश करवाया था लंदन में फिस्टा टाइटल से। एक्सप्लेनेशन देखिए, द सन आल्सो राइजेस ये फर्स्ट नॉवेल है हेमिंग्वे का। इस नॉवेल को पब्लिश करवाया था यूनाइटेड स्टेट्स में 1926 में स्क्रिबनर्स के द्वारा, और एक साल बाद 1927 में जोनाथन केप ने इसको पब्लिश करवाया लंदन में फिस्टा टाइटल से। तो याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स में 1926 में पब्लिश हुआ था, 1927 में फिस्टा टाइटल से जोनाथन केप ने पब्लिश करवाया। क्वेश्चन नंबर 822, इट वॉज advertised in the New York Times as a rich revelation and an autobiography। इसका एडवर्टाइज्ड हुआ था न्यूयॉर्क टाइम्स में रिच रेवलेशन एंड ऑटोबायोग्राफी के रूप में। किसको एडवर्टाइज करवाया गया था? द न्यूयॉर्क टाइम्स में रिच रेवलेशन एंड ऑटोबायोग्राफी के रूप में। फ्रैंकलिन इवांस, लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक इंगल, द सन आल्सो राइजेस, लाइट इन अगस्त। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, लाइफ एंड एडवेंचरस ऑफ जैक इंगल। क्वेश्चन नंबर 823, इज अ सिक्वल टू सेनेक्चुरी 1931 बाय विलियम फॉकनर। इसमें कौन सा नॉवेल है जो सिक्वल है सेनेक्चुरी का? द साउंड एंड द फ्यूरी, एस आई ले डाइंग, रिक्विएम फॉर अ नन, लाइट इन अगस्त। क्वेश्चन नंबर 823 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, रिक्विएम फॉर अ नन 1951 में आया था, जो कि सिक्वल है सेनेक्चुरी का। क्वेश्चन नंबर 824, द आइसबर्ग थ्योरी, इसी थ्योरी को थ्योरी ऑफ ओमिशन भी कहते हैं, इज अ राइटिंग टेक्निक कॉइन बाय अमेरिकन राइटर। इस थ्योरी को किसने कॉइन किया था? वॉल्ट विटमैन, फॉकनर, हेमिंग्वे या नन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, हेमिंग्वे ने कॉइन किया था आइसबर्ग थ्योरी को, और आइसबर्ग थ्योरी को ही थ्योरी ऑफ ओमिशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 825, द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज द पब्लिश्ड नॉवेल बाय इंग्लिश ऑथर थॉमस हार्डी। द रिटर्न ऑफ द नेटिव किस नंबर की नॉवेल है? 6 नंबर की, 5th नंबर की, 3rd की या 4th की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 पब्लिश्ड नॉवेल बाय इंग्लिश ऑथर थॉमस हार्डी। तो 6 नंबर की नॉवेल है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। क्वेश्चन नंबर 826, विच ऑफ हिज पोएम निसिम इजिकियल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। कौन सी पोएम में निसिम इजिकियल बात करते हैं लव एंड सेक्स के बारे में? 60 पोएम्स, इजेक्ट नेम, हिम्स इन डार्कनेस या पैशन पोएम? क्वेश्चन नंबर 826 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन
ए। 60 पोएम्स में निसिम इज़ेकियल बात करते हैं लव एंड सेक्स की। एक्सप्लेनेशन देखिए, 60 पोएम्स इस कलेक्शन में इनकी पोएम आई थी नॉकटर्न। स्पेशली नॉकटर्न में ये बात करते हैं लव, सेक्स एंड देयर एसोसिएटेड फीलिंग्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस की। लव, सेक्स और उनके जुड़ी भावनाओं की और उनके परिणामों की बात करते हैं नॉकटर्न में। और नॉकटर्न पोएम आई थी इनके कलेक्शन आया था 60 पोएम। तो 60 पोएम्स में नॉकटर्न पोएम में स्पेशली ये लव एंड सेक्स की बात करते हैं। Question number 827. A collection of Nissim Ezekiel known for exploring themes of urban life and the alienation. The exact name, Hymns in Darkness, 60 Poems, या none? निसिम इज़ेकियल का कौन सा कलेक्शन है जो जाना जाता है अर्बन लाइफ और एलिनेशन के रूप में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिम्स इन डार्कनेस। निसिम इज़ेकियल का कलेक्शन है जिसकी थीम है अर्बन लाइफ एंड एलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 828. हेमिंगवेज For Sale Baby Sue Never Worn is an example of ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी का पोएम था 6 word story, a form he is said to have popularized a novel except. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 word story, a form he is said to have popularized. हेमिंगवे का वर्क है फॉर सेल बेबी सू नेवर वॉर्न, ये एग्जाम्पल है 6 word स्टोरी का। Question number 829. What is the name of the bar in Key West, Florida that was a favorite haunt of Hemingway? आपको उस बार का नाम बताना है जो की वेस्ट फ्लोरिडा में है, जो हेमिंगवे का फेवरेट बार है। हैरी बार, स्लोपी सू। हेमिंगवे फेवरेट बार इज नॉट explicitly named in the provided context, the Green Parrot. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लोपी सू। ये फेवरेट बार है हेमिंगवे का। क्वेश्चन नंबर 830. हेमिंगवेज राइटिंग स्टाइल इज ऑफन डिस्क्राइब एज। हेमिंगवे के राइटिंग स्टाइल को किस रूप में दर्शाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसाइज एंड मिनिमलिस्ट के रूप में दर्शाया जाता है हेमिंगवे के राइटिंग स्टाइल को। क्वेश्चन नंबर 831. इन फॉर whom the bell tolls, what is रॉबर्ट जॉर्डन्स मिशन? फॉर whom the bell tolls नॉवेल में रॉबर्ट जॉर्डन का मिशन क्या रहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू लीड अ ग्रुप ऑफ गोरिल्लाज इन अ ब्रिज डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन। रॉबर्ट जॉर्डन जो होते हैं इसमें हीरो रहते हैं फॉर होम द बेल टॉल्स नॉवेल में। ये लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं ग्रुप ऑफ गोरिल्ला का, और इनका जो मिशन रहता है ये एक ब्रिज को ब्लास्ट करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 832. व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु नरेट्स द ओल्ड मैन एंड द सी? आपको बताना है उस कैरेक्टर का नाम जो नरेट करता है नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी को। सैंटियागो, निक एडम्स, जेक बार्नेस। द स्टोरी इज नॉट नरेटेड बाय स्पेसिफिक कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 832 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, सैंटियागो। क्वेश्चन नंबर 833. व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द शॉर्ट स्टोरी ही इज लाइक वाइट एलिफेंट? शॉर्ट स्टोरी है, इसकी सेटिंग आपको बतानी है कहाँ रखी गई है। ही इज लाइक वाइट एलिफेंट्स की।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ ट्रेन स्टेशन इन स्पेन। तो हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स ये शॉर्ट स्टोरी है, इसकी सेटिंग रखी गई है अ ट्रेन स्टेशन इन स्पेन में। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये शॉर्ट स्टोरी है, हेमिंग्वे की है, इसकी सेटिंग रखी गई है ट्रेन स्टेशन इन द एब्रो वैली स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 834, व्हाट इज द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर इन हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी की सेंट्रल थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परसिस्टेंस एंड रेसिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 835, ओलिवर ट्विस्ट जिसका अदर टाइटल है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस इस द किस नंबर की नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेकंड नंबर की नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट, इसका अदर टाइटल है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 836, डेनियल क्विल्ब इज द नॉवेल्स प्राइमरी विलेन। डेनियल क्विल्ब नॉवेल का प्राइमरी विलेन है, किस नॉवेल का प्राइमरी विलेन होता है डेनियल क्विल्ब? द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, क्रिसमस कैरोल, ओलिवर ट्विस्ट या नन? क्वेश्चन नंबर 836 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का मेन विलन रहता है डेनियल क्विल्ब। तो करेक्टर ही याद रखिएगा, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में आए हैं। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ये फोर्थ नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। क्वेश्चन नंबर 837, द हिस्टोरिकल नॉवेल चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया हिस्टोरिकल नॉवेल जिसकी सेटिंग रखी गई है गॉर्डन रॉयट्स ऑफ 1780। 1780 में जो गॉर्डन दंगे हुए थे उसकी उसी पर बेस है ये नॉवेल। किस नॉवेल की बात हो रही है? वर्नाबाई रूज, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, क्रिसमस कैरोल, ओलिवर ट्विस्ट? क्वेश्चन नंबर 837 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बर्नाबाई रूज। चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है, इसकी सेटिंग रखी गई है गॉर्डन रिवर्ट्स ऑफ 1780। बर्नाबाई रूज ये फिफ्थ नंबर की नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस की। क्वेश्चन नंबर 838, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट वन ऑफ द हेमिंग्वेज बेस्ट नोन वर्क्स। इसमें हेमिंग्वे का कौन सा बेस्ट नोन वर्क्स नहीं है? द सन आल्सो राइजेस, द फेयरवेल टू आर्म्स, द ग्रेट गेट्सबाई, द ओल्ड मैन एंड द सी? क्वेश्चन नंबर 838 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द ग्रेट गेट्सबाई ये हेमिंग्वे का वर्क नहीं है। बाकी द सन आल्सो राइजेस, द फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन द सी ये हेमिंग्वे के वर्क है, लेकिन ऑप्शन सी द ग्रेट गेट्सबाई ये वर्क नहीं है। तो ये वर्क है किसका? एक्सप्लेनेशन में देखिए, जो द ग्रेट गेट्सबाई ये लिखा गया है एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 839, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटरेरी टेक्निक दैट हेमिंग्वे नोन फॉर कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मिनिमलिस्ट एंड कंसाइज स्टाइल? उस लिटरेरी टेक्निक का नाम बताना है जो हेमिंग्वे जाने जाते हैं उसके लिए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैजिकल रियलिज्म, आइसवर्क थ्योरी, गोथिक हॉरर? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, आइसवर्क थ्योरी। और आइसवर्क थ्योरी को ही थ्योरी ऑफ ओमेशन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, आइसवर्क थ्योरी को थ्योरी ऑफ ओमेशन भी कहते हैं। हेमिंग्वे ने कॉइन किया था इस टर्म। क्वेश्चन नंबर 840, द लाइन फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स इज टेकन फ्रॉम अ पोएम। ये एक पोएम की लाइन है। अब ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन, जॉन कीट्स या पीबी शैली?
क्वेश्चन नंबर 840 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम है डॉबर बीच। डॉबर बीच की पोएम है इनकी, उसी से ये लाइन ली गई है। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। द लाइन फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये लाइन ली गई है डॉबर बीच पोएम से, जो कि लिखी गई है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।